यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जीवों के अस्तित्व को सबसे बड़े खतरे का कारण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब इसमें से सबसे बड़े खतरे का कारण बताना है, तो वनों का कटाव सबसे बड़े खतरे का कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वनों से वर्षा होती है, वनों से वर्षा होती है। अगर वन कट जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो सबसे बड़ा खतरा यही है, पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। दूसरा, वन प्रदूषण को भी रोकते हैं, प्रदूषण को रोकते हैं। कैसे? ये CO2 जो होती है, पेड़ पौधे जो CO2 होती है उसको ले लेते हैं, CO2 को ग्रहण कर लेते हैं, O2 को देते हैं। और तीसरा, पौधों से हमें भोजन भी प्राप्त होता है, भोजन भी प्राप्त होता है। इसलिए इसमें आंसर जो होगा वनों का कटाव। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कीट परागण होता है? बिगोनिया, अंजीर, गेहूं, हाइड्रिला। तो किस में कीट परागण होता है? आंसर से होगा इसमें से दूसरा, अंजीर में कीट परागण होता है। अंजीर हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है। इस तरह से था, लेक्चर में मैंने समझाया था। यहाँ पर एक छिद्र था और यहाँ पर बर्र कीट आकर के इसके अंदर परागण करता है। बर्र कीट जो होता है, बर्र कीट के द्वारा अंजीर में परागण होता है। और जो बिगोनिया है, बिगोनिया में पक्षी परागण होता है, पक्षी परागण होता है बिगोनिया के अंदर। जो गुंजन पक्षी होता है, गुंजन पक्षी के द्वारा बिगोनिया में परागण होता है, जिसे हामिंग बर्ड भी कहा जाता है, हामिंग बर्ड गुंजन पक्षी को। और जो गेहूं है, इसमें वायु परागण होता है, वायु परागण। गेहूं है, धान है, इसमें सब में वायु परागण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और जो हाइड्रिला है, जलीय पौधा होता है, इसलिए इसमें जल परागण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन किसमें होता है? मधुमक्खी में, रोटीफर्स में, टर्कियों में, उपर्युक्त सभी में। तो इसमें आंसर सही होगा चौथा, उपर्युक्त सभी में। और आपको बता दें, अनिषेक जनन क्या है? तो अनिषेक पार्थेनोजेनेसिस होती है। यदि किसी कारण से युग्मक संलयन ना हो, युग्मक का संलयन ना हो और निषेचन ना हो। जब युग्मक संलयन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। तो क्या होता है, कभी कभी मादा युग्मक विकास करके जीव का निर्माण करता है, तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। तो इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक होती हैं, यानी ऐसी दवाएं जो सूक्ष्म जीवों को खत्म करती हैं, सूक्ष्म जीवों को खत्म करती हैं, उन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। और इसमें कहा गया मुख्यतः प्राप्त होता किससे? तो जीवाणुओं से प्राप्त होता है, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया से प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। और कवक से भी प्राप्त होते हैं। कवक से जो पेनिसिलिन थी, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ये किससे प्राप्त हुई थी? कवक से प्राप्त हुई थी। और बैक्टीरिया से भी इसी तरह से एंटीबायोटिक प्राप्त होती, तो जीवाणु द्वारा हो जाएगा इसमें आंसर सही। फिर अगला है, बाह्य निषेचन को एक उदाहरण द्वारा परिभाषित कीजिए। तो देखिए, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है, मादा शरीर से बाहर होती है, तो उसे ही बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन क्या है, अंतः निषेचन क्या है, दोनों पर उदाहरण, दोनों में अंतर हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। तो जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर हो तो उसे ही बाह्य निषेचन कहा जाता है। यानी नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है वो जल में होता है। जब बाहर होती तो कहाँ? जल में होता है। जैसे मेढक में, उदाहरण पूछा गया है तो मेढक बता सकते हैं, जैसे मेढक में होता है। फिर अगला है, सरस या गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए तथा आम के फल की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। सरस या गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखना है। तो देखिए, जो सरस फल है, रसीले फल होते हैं, तो ये बहुबीजी होते हैं, बहुबीजी होते हैं। पहला लक्षण तो ये हो जाएगा कि बहुबीजी, बहुत सारे बीज होते हैं। और दूसरा लक्षण बता सकते हैं आप, ये रसीले होते हैं, रसीले होते हैं। और जैसे में उदाहरण में आप बता सकते हैं, अंगूर, टमाटर है, पपीता है, ये हो जाएंगे। और खड़ी काट बनाना है
तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। आम की खड़ी काट का चित्र ऐसे बनाइए, बीच में बीज को दिखा दीजिए इस तरह से। ये बाहरी इपीकार्प हो जाएगी और ये बीच वाली मीसोकार्प हो जाएगी और ये अंतर वाली इंडोकार्प हो जाएगी और ये वाला बीज हो जाएगा। इस तरह से आप, आम जो है एक अष्ठिल फल होता है और सरस फल, अष्ठिल फल दोनों पूछे गए थे। फिर अगला है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत की बात की गई है तो भारत में डॉक्टर रामदेव मिश्र को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पूछा जाता है। शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले राइटर ने किया था। राइटर ने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और जो अर्नेस्ट हेकल ये पारिस्थितिक शब्द की व्याख्या किए थे। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिक शब्द की व्याख्या की थी। और जो ओडम आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो ओडम है। फिर अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है? तो देखिए, साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु से टाइफाइड बुखार उत्पन्न होता है। फुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, इसका फुल वीडियो पड़ा हुआ है। और टाइफाइड बुखार को मियादी बुखार भी कहा जाता है। मियादी बुखार भी कहते हैं, या इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। आंतों का बुखार या मोती झरा भी कहा जाता है। मोती झरा भी इसका नाम है। और आपको बता दें, यह जीवाणु जो होता है साल्मोनेला टाइफी, यह आंतों की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है, इसीलिए इसको आंतों का बुखार भी कहते हैं। फिर अगला है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। यानी शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? तो देखिए, जब नर के वृषण की जनन एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं, जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? शुक्रजनन। नर के वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया ही शुक्रजनन कहलाती है। शुक्रजनन मतलब इसका क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फुल वीडियो के लिए आप चैनल से वीडियो देख सकते हैं, चित्र से समझाया गया है, शुक्रजनन, अंडजनन सब कुछ समझाया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जलोद्भिद पौधों के आकारिकीय अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक तो हाइड्रोफाइट प्लांट के बारे में बताना है, उसमें क्या चीज बताना है? आकारिकीय अनुकूलन बताना है। मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में बताना है। तो देखिए, जो आकारिकीय अनुकूलन होते हैं, जो जल में पौधे पाए जाते हैं, इनमें जड़ें कम विकसित होती हैं। जड़ें कम विकसित होंगी या फिर होंगी ही नहीं। मूलरोम भी कम विकसित होंगे या होंगे ही नहीं। मूल गोप नहीं होगा, क्योंकि जल के अंदर हैं तो जड़ों का विकसित होना कोई जरूरी नहीं है। और जो तने हैं, वो तने कैसे होंगे? कमजोर होंगे। तने कमजोर होंगे तो जड़ें कम विकसित, मूलरोम कम विकसित, मूलगोप नहीं होगा और तने कमजोर होंगे, कमजोर। और पत्तियों के जो पर्णवृंत होंगे, पत्तियों के पर्णवृंत लचीले होंगे, लचीले। तो ये हो जाएगा। फिर अगला है, परजीविता एवं सहोपकारिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीविता तो सहोपकारिता क्या है? किन्हीं दो जीवों के बीच, कोई दो जीव हैं ये, इन दो जीवों के बीच ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिनमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रावलाभ जड़ें, लाइकेन व साइकस की प्रावलाभ जड़ें सहोपकारिता का उदाहरण है। यानी दोनों सहभागी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं समान रूप से, तो उसे ही क्या कहा जाता है? सहोपकारिता कहा जाता है। जबकि परजीविता में किन्हीं दो जातियों के बीच में ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे जीव की हानि होती है, उसे ही परजीविता कहा जाता है। तो जो परजीवी है उसका तो लाभ हो रहा है लेकिन पोषक की हानि हो रही है। परजीवी का लाभ और पोषक की हानि होती है इसमें, तो ये अंतर हो जाएगा। फिर जैव प्रबलीकरण क्या है? तो देखिए, उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली
उन्नत खाद्य गुणवत्ता रखने वाली फसलों को जैव प्रबलीकरण कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या है? पोषक गुणवत्ता को सुधारना। पोषक गुणवत्ता को सुधारना इनका मुख्य उद्देश्य हो। फिर अगला क्वेश्चन है, मादा युग्मकोद्भिद के विकास का केवल रेखीय चित्र बनाइए। देखिए, मादा युग्मकोद्भिद के विकास का रेखीय चित्र बनाना है। मादा युग्मकोद्भिद के विकास का रेखीय चित्र बनाने के लिए कहा, तो ये हेडिंग डालेंगे और इस तरह से आप बनाएंगे। ये रिक्तिका हो जाएगी, ये भ्रूण कोश हो जाएगा, इसके ऊपर सेल्स कुछ बना देंगे और फिर चूंकि रेखीय चित्र ही बनाना है, इस तरह से इसमें भी नामांकन कर देंगे उसी तरह से। थोड़ा थोड़ा करके ये जुड़ने लगती हैं आपस में इस तरह से, और फिर अगले स्टेप में आप स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि ये जुड़ गई हैं। ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं, ये अंड कोशिका और ये द्विध्रुवीय कोशिका। इस तरह से मादा युग्मकोद्भिद के विकास का रेखीय चित्रण आप कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है, औचित्य को समझाइए। तो राष्ट्र हित में है लिखेंगे, हाँ, परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, क्योंकि यह जनसंख्या को स्थिर करने में हेल्प करता है। जो परिवार नियोजन है जनसंख्या को कम करने में या स्थिर करने में हेल्प करता है, और यदि जनसंख्या स्थिर होगी तो देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी। देश की कहो या लोगों की कहो तो क्या होगा? परिवार नियोजन राष्ट्र हित में है, औचित्य समझाइए। तो हाँ, राष्ट्र हित में है क्योंकि यह जनसंख्या को स्थिर रखने में सहायता करता है और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति होती है। जब जनसंख्या स्थिर होगी तो आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को अलग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो भ्रूणपोष होता है आवृतबीजी पौधों में, भ्रूणपोष एक त्रिगुणित ऊतक होता है। जैसे देखिए, ये मैंने बनाया, ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, ये द्विध्रुवीय केंद्रक है, सहायक कोशिकाएं और एक्सेल है। अब यहाँ पर पॉलन ट्यूब आई थी। जब आपको निषेचन समझाया था तो उसमें समझाया था ये पॉलन ट्यूब है। परागकण के अंकुरण के बाद ये दो नर युग्मक थे, तो ये एक नर युग्मक यहाँ अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, ये अंड कोशिका है, और ये पहला नर युग्मक है, या नर युग्मक आप कह सकते हैं, पहला लिखें चाहे नहीं। तो ये जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हुआ तो निषेचन हो गया। नर युग्मक अंड कोशिका से जाकर के संलयित हो जाता है पहला वाला, तो निषेचन हो जाता है, और फिर दूसरा वाला नर युग्मक जाकर के ये द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, ये वाला जाकर के इससे, तो इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन कहते हैं क्योंकि एक बार निषेचन यहाँ हुआ, एक बार निषेचन यहाँ हुआ, और एक ही भ्रूणपोष के अंदर यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक था और यहाँ पर एक, तो त्रिसंलयन हुआ। 2n ये था, एक n ए था, तो n + 2n = 3n हो जाएगा, यानी तीन चीजें संलयित हुई, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। तो इस तरह से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, ये सभी कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं और भ्रूणपोष बन जाता है। अब देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको भी अलग समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला अंतर होगा, ऐसे बीज जिनमें बीज पत्र नहीं होते हैं, बीज पत्र नहीं होते, खाद्य पदार्थ जो होता है वो खाद्य पदार्थ भ्रूणपोष में भरा होता है,
उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। ऐसे बीज जिनमें बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं, बीज पत्र नहीं होते हैं और खाद्य पदार्थ जो होता है वो भ्रूणपोष में ही भरा रहता है, उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें बीज पत्र पाए जाते हैं और इन्हीं बीज पत्रों में देखिए इस तरह से बीज पत्र पाए जाते हैं और इन्हीं बीज पत्रों में खाद्य पदार्थ संचित होता है। तो अभ्रूणपोषी बीजों में बीज पत्रों में खाद्य पदार्थ संचित रहता है, जबकि भ्रूणपोषी जो बीज होते हैं इनमें भ्रूणपोष में भोजन भरा रहता है, अलग से बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इसमें देखा जाए तो मक्का है, गेहूं है, मक्का गेहूं आदि। और अभ्रूणपोषी बीजों में देखा जाए तो चना है, मटर, सेम आदि अभ्रूणपोषी बीज हैं। इसमें बीज पत्र पाए जाते हैं और इसमें बीज पत्र नहीं पाए जाते हैं। और आप दूसरी तरह से कहना चाहें तो जितने भी भ्रूणपोषी बीज होते हैं वे एक बीजपत्री होते हैं। भ्रूणपोषी बीज एक बीजपत्री होते हैं, जबकि अभ्रूणपोषी बीज द्विबीजपत्री होते हैं। यानी भ्रूणपोषी बीज मोनोकॉटिलिडनस होते हैं और अभ्रूणपोषी बीज डाइकॉटिलिडनस होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले किन्हीं दो रोग जनकों के नाम बताइए। रोग जनक का मतलब होता है रोग पैदा करने वाले, रोग पैदा करने वाले। रोग जनक यानी पैथोजेंस, यानी रोग पैदा करने वाले। जैसे नाम लिखना है तो जैसे क्या हो जाएगा, जीवाणु, जीवाणु है, विषाणु है यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या है, रोगोत्पादक होते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको रोग जनक कहा जाता है। और इस तरह से कवक भी होता है। फिर आ गया है इनके नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो नियंत्रण कैसे कहेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता रखकर, व्यक्तिगत स्वच्छता रखिए, सामाजिक स्वच्छता रखिए, सामाजिक स्तर पर स्वच्छता रखकर, खान पान में स्वच्छता रखकर इनको नियंत्रित किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, सामाजिक स्वच्छता, सामाजिक स्तर पर स्वच्छता रखें और खान पान में स्वच्छता रखें तो इनको नियंत्रित किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसी में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है। तो देखिए जो बायोगैस होता है उसमें सबसे ज्यादा मीथेन होती है, मीथेन सबसे ज्यादा बायोगैस में होती है। और जो मीथेन है यह सूक्ष्म जीवों की क्रिया से पैदा होती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया से मीथेन गैस पैदा होती है। और आपको बता दें इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं इन्हें मेथेनोजन कहा जाता है, मेथेनोजन सूक्ष्म जीव कहा जाता है, मेथेनोजन। और बायोगैस बनाने में सबसे अधिक गोबर लगता है, गोबर की मात्रा सबसे अधिक होती है बायोगैस बनाने में, गोबर सबसे अधिक डाला जाता है, प्रचुर मात्रा में डाला जाता है। और गोबर में प्रचुर मात्रा में जीवाणु होते हैं, प्रचुर मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं। जो गोबर होता है उसमें प्रचुर मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु क्या करते हैं, सेलुलोज पर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं। जीवाणु जो होते हैं ये सेल्यूलोज पर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं, जिससे ज्वलनशील बायोगैस बन जाती है। और बायोगैस में गोबर अधिक उपयुक्त होता है इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। फिर अगला है असंग जनन क्या है। असंग जनन यानी एपोमिक्सिस होती है। एपोमिक्सिस जब पौधों में संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन ना हो और द्विगुणित कोशिका से नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। पौधों में संयुग्मन ना हो यानी कॉन्जुगेशन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, फिर भी द्विगुणित कोशिका से एक नया जीव बन जाता है, नया पौधा बन जाता है तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। असंग जनन पर फुल वीडियो देखने के लिए चैनल से आप जाकर के देख सकते हैं, सब पर वीडियो अपलोडेड है, चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंतर कीजिए। जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, जो हमें जन्म से मिलती है उसे ही जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। और ऐसी प्रतिरक्षा जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। मतलब ऐसी प्रतिरक्षा जो रोगाणु हमारे शरीर में जब पहुंच जाते हैं, रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के बाद बनती है, उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है।
तो जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है? जो जन्म से मिलती है। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु पहुंच गया है तो जो बनती है प्रतिरक्षा उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। और जो जन्मजात प्रतिरक्षा है ये वंशागत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ट्रांसफर होती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये वंशागत नहीं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। और जन्मजात जो प्रतिरक्षा होती है ये अविशिष्ट होती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। तो इस तरह से अंतर हो जाएगा। फिर अगला है उदार ट्यूमर यानी कैंसर तथा दुर्दम ट्यूमर या कैंसर में अंतर। तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है? उचित उदाहरण देकर के समझाइए। तो देखिए जीन चिकित्सा क्या होती है? जब कोई रोगी व्यक्ति है और उसकी उन कोशिकाओं को हटाकर, उस जीन को हटाकर नए जीन को वहां पर डाला जाता है तो उसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। यानी रोगी कोशिकाओं या ऊतकों को हटाकर उसकी जगह पर सामान्य क्रियाशील जीन को डाला जाए तो उसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। मतलब कोशिकाओं या ऊतकों में किसी जीन को प्रविष्ट करा करके किसी बीमारी को ठीक करना या किसी बीमारी की चिकित्सा करना ही जीन चिकित्सा कहलाता है। और उचित उदाहरण पूछा जाएगा तो एक 4 साल की बच्ची थी, 4 साल की बच्ची एडीए की कमी के कारण या सीआईडी रोग से पीड़ित थी। ये उदाहरण पूरा हमारे चैनल में अपलोडेड है वीडियो, चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के फुल वीडियो वॉच कर लीजिए। है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो कृषि है इसमें क्या उल्लेख है? तो प्रतिरोधी जातियों का विकास हुआ है। प्रतिरोधी जातियां यानी अगर कोई सूखा पड़ गया है तो सूखा के प्रति प्रतिरोधी हैं, तब भी बढ़िया से उग रही हैं। कोहरा के प्रति प्रतिरोधी हैं, ऊसर भूमि के प्रति प्रतिरोधी हैं। पीड़कनाशी फसलों का विकास हुआ, कोई कीड़े नहीं लगेंगे उसमें। और अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का विकास हुआ है, अब उसमें अधिक उत्पन्न होगा अन्न। फिर शाकनाशी, फूसनाशी, खरपतवारनाशी फसलों का विकास हुआ है। और अधिक पोषक पदार्थ रखने वाली फसलों का विकास हुआ है। तो बहुत सारे उपयोग हैं, ये मैंने बता दिए हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्र जनन, अंड जनन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आईवीएफ डाउन सिंड्रोम, आईवीएफ पर चित्र सहित डिटेल भाषा में मैंने समझाया हुआ है, बहुत ही आसान विषय समझाया हुआ है। डाउन सिंड्रोम भी बहुत ही सरल विषय समझाया गया है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता व विसंयोजन नियम की विवेचना कीजिए। प्रभाविता और विसंयोजन नियम, यानी कि विसंयोजन क्या है? पृथक्करण का नियम है। तो मेंडल के सभी नियम और सभी प्रयोग मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक के द्वारा आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। फिर नीचे है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट होता है, इस तरह ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर है। तो इन दोनों पर भी चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक से देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। पारजीनी जंतु, बीटी फसलें। पारजीनी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल, बीटी फसलें बैसिलस थोरेंसिस जीवाणु के द्वारा जो प्रोटीन मिली थी उससे बनाई गई जो फसलें होती हैं। तो इन दोनों पर चैनल वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। आनुवांशिक कूट पर निबंध लिखना है, तो अगर ये आप नहीं करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी, चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर अगला है लिंग संलग्न वंशागति की व्याख्या कीजिए। लिंग संलग्न सेक्स इनहेरिटेंस के बारे में आपको बताना है, इस पर भी वीडियो अपलोड है, सरल भाषा से भी समझाया गया है और वर्णांतता, हीमोफीलिया सब कुछ समझाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल की संरचना और कार्य बताइए। तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है, बहुत ही सरल विधि से समझाया गया है, हर जगह से अच्छा और सरल मिलेगा, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहां से देख सकते हैं या हमारे चैनल से देख सकते हैं। फिर अगला है
किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। ग्रीन हाउस गैसें, राष्ट्रीय उद्यान, प्लाज्मिड और प्रतिरक्षा। तो इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से इन वीडियो को देख सकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।